डॉक्टर बीना चतुर्वेदी के कहानी संग्रह संसार चक्र से सुनिए कहानी कहीं देर न हो जाए। इस कहानी में सुशिक्षित संपन्न परिवार की कविता गांव की अल्हड़ अनपढ़ सगुनी को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानती थी। जहां एक ओर सगुनी चरित्रहीन और लंपट पति के साथ जीवन निर्वाह कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कविता के पास बहुत कुछ होते हुए भी उसे अपना जीवन नीरस लगने लगा था। अतः वह सब कुछ छोड़कर एक अरसे बाद अपनी सखी से मिलने के लिए गांव आ गई थी। सगुनी से बातचीत करने के बाद कविता के मन को बहुत शांति मिली और उसने पति के पास वापस जाने का दृढ़ निश्चय यह सोचते हुए किया, कहीं देर न हो जाए। सुनिए कहानी कहीं देर ना हो जाए। बचपन की यादें जब भी करवट लेती हैं, तब कविता को हरियाली से आच्छादित अपना गांव याद आता है। गर्मी के मौसम की स्मृतियों के साथ अपने छोटे से गांव का बड़ा गहरा संबंध है। बचपन के दिनों में हम लोग अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मम्मी के साथ गांव पहुंच जाते थे। हमारी बुआओं के बच्चे भी आ जाते थे। गांव में हमारे पापा की बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली थी। हमारे बाबा दादी, चाचा चाची, बच्चे और बहुत से नौकर चाकर इस हवेली में रहते थे। खेतीबाड़ी, जमीन जायदाद का रौब गांव के सभी लोगों पर हमारे परिवार के लोगों का था। छोटे छोटे मिट्टी के बने छप्पर पड़े गोबर से लिपे पुते घर और झोंपड़ियों के समक्ष हमारे बाबा की हवेली के ऊंचे ऊंचे गुम्बद हम लोगों को सिर उठाकर चलने के लिए मजबूर कर देते थे। गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करके हम लोग पापा के पास शहर लौट जाते, मगर इसके साथ ही अगली छुट्टियों का इंतजार शुरू हो जाता था। पूरा साल कब निकल जाता हमें पता ही नहीं लगता था। आदित्य के साथ विवाह हो जाने के साथ ही कविता के इस गांव में जुड़े तार धीरे धीरे टूटते गए। सरकारी महकमे में उच्च पद पर आसीन पति के सानिध्य और विवाहित जीवन की नई जिम्मेदारियों ने इस सुविधा विहीन गांव की यादों को कविता के स्मृति पटल पर धुंधला कर दिया था। कविता ने कभी भी नहीं सोचा था कि सुकून की तलाश में फिर उसी भूले बिसरे गांव में उसे वापस आना पड़ेगा। कविता की स्मृति में बसे गांव का रूप रंग अब एकदम बदल चुका था। बेतरतीब बने रिहायशी इलाकों के बीच खो गए आम, अमरूद, कटहल, शीशम आदि वृक्षों के बगीचे कितने सिमटे सहमे से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बिजली और टेलीफोन के तारों ने इस पक्षी कलरव मुखरित कानन के प्राणों को सोख लिया था। मिट्टी की सौंधी खुशबू अब इस गांव में नहीं आती थी। कविता सोचने लगी कि आज से 15 वर्ष पूर्व मैं अपनी स्मृति में जिस गांव को संजोकर अपने साथ ले गई थी, वह ऐसा तो नहीं था। इसकी तो काया ही पलट गई। कविता के दिलो दिमाग में अनवरत एक प्रश्न उठ रहा था कि परिवर्तन की इस आंधी से मेरी प्रिय सखी सगुनी का क्या अपने अस्तित्व को बचा सकी होगी। मैं तो अपनी उसी निश्चल सगुनी से मिलने के लिए आतुर होकर अकेले ही यहाँ चली आई हूँ। बचपन के बीते हुए दिनों में वही तो मेरी मित्र, गुरु और मार्गदर्शक थी। हालांकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसके पास समझदारी का अथाह भंडार था। कविता का मन सगुनी की यादों के साथ लगातार भटक रहा था। वह सगुनी का सानिध्य पाने के लिए बेचैन हो रही थी। सगुनी कविता का बचपन की सखी ही नहीं बल्कि बहुत कुछ थी। उसके साथ कविता का रक्त, जाति या धर्म का संबंध न होते हुए भी हृदय के साथ उसके तार बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए थे। इस गांव की वायु और पेड़ पत्तों के स्पंदन में अनेक ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं जो प्रतिध्वनित होकर नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों की प्रेम कथा को संबल देती रहती हैं। उन दिनों में कविता ने भी देखा था कि अटूट प्रेम बंधन में धोखा खाने के बाद या बुजुर्गों के तानाशाही रवैये के कारण किसी ने पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी थी, तो कोई तालाब में डूबकर मर गया था और किसी ने धतूरा खा लिया था। कविता जब गांव आती थी तब ऐसे किस्से सुगनी बड़े चाव से उसे सुनाती रहती थी। बचपन के दिनों में सगुनी और कविता ने पोखर के जल को
अपनी अंजुलि में भरकर शपथ ली थी कि जीवन भर हम दोनों अपनी मित्रता को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। कविता और शगुनी गर्मी की छुट्टियों में मिलती थीं और उन 2 महीनों के समय की यादें उनके जीवन के स्वर्णिम दिन ही होते थे। किसी गंभीर मसले को कविता को समझाने का शगुनी का तरीका निराला था। वह हर मुद्दे पर अपने सतरंगी उदाहरण तैयार रखती थी। कविता की शादी के बाद शुरू में शगुनी और कविता के बीच पत्राचार निरंतर होता था। जैसे जैसे कविता की व्यस्तता बढ़ती गई, कविता ने पत्र लिखना धीरे धीरे बंद कर दिया। लगभग 10 वर्षों से इन दोनों के बीच संपर्क नहीं हुआ था। एक दिन अचानक कविता गांव पहुंची। उसे देखकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए। एक लंबे अरसे के बाद कविता की मुलाकात परिवार के लोगों से हुई। कविता ने शगुनी के बारे में जब पूछा तब घर के लोगों ने बताया वह ठीक है और यहीं गांव में है, यदा कदा मिलती रहती है और तुम्हारी याद करती है। कविता शगुनी से मिलने के लिए लालायित हो रही थी। उसने घर के नौकर को शगुनी के पास भेजकर संदेश भिजवाया कि वह जल्दी से आकर मुझसे मिले। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कविता मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। जीवन में समायोजन की विफलताओं और प्रतिकूलताओं की इस घड़ी में 1000 किलोमीटर दूर से अतीत चिंतन या भ्रमण मात्र के लिए तो वह नहीं आई थी। एक चाहत थी कुछ ऐसा पाने की जिससे उबर सके। अपने नीरस, गतिहीन और उपेक्षित जीवन को वह संभाल सके। कविता का मन बहुत बेचैन था। उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा था। वह हर कोशिश में विफल हो चुकी थी। गांव आकर शगुनी के साथ बैठकर उन गुत्थियों को सुलझाना चाहती थी जिनमें वह पूरी तरह से उलझ चुकी थी। आदित्य के साथ शादी होने के बाद उसके साथ बिताया हुआ शुरुआती समय कविता के लिए अब सुनहरा अतीत था। दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि वह समय उसके जीवन में इतिहास के पन्ने बनकर रह गया था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर उसका जीवन नीरसता की पगडंडियों पर हिचकोलें ले रहा था। अधिकतर टूर पर रहने वाले अत्यंत व्यस्त पति और पढ़ाई करने के लिए बोर्डिंग में भेज दिए गए दोनों बच्चे, इन 2 पाटों के बीच पिसती हुई कविता की गतिहीन जिंदगी अब उसके सब्र का बांध तोड़ चुकी थी। अपने पति आदित्य की व्यस्तता कविता के दिल में फांस की तरह चुभती थी। पति की आंखों में अपने पति की उपेक्षा का भाव देखकर कविता की बेचैनी बढ़ जाती थी। वह स्वयं ही अपने दिल को समझाते हुए सोचती, एक सफल पति क्या कभी पत्नी के पल्लू से बंधकर रह सकता है? मेरे पति आदित्य इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उसी के अनुसार उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी। अनेक तरह से अकेले में पड़े पड़े अपने दिल को समझाने का भरसक प्रयास करने के बाद भी उसे अपना जीवन निस्सार प्रतीत होने लगा। इन्हीं वजहों के कारण कविता को शगुनी की याद बहुत सताने लगी थी। शगुनी उसकी केवल बचपन की सखी ही नहीं थी, बल्कि कविता उसे अपनी गुरु और मार्गदर्शक समझती थी। कविता के दिलो दिमाग में आदित्य के असहनीय बोल उसे सदैव कचोटते रहते थे। क्रोध में आकर आदित्य का कहना, स्वीकार क्यों नहीं है कर लेती तुम कि हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा? हमारे इस बासीपन को दूर करने के लिए क्या कभी तुमने कोई कोशिश की? रिश्तों में आई इस दरार के लिए मुझसे अधिक दोष तुम्हारा है। मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारियां रहती हैं। मैं अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ और बाहर जाकर स्वयं को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। उससे तुम्हें शिकायत रहती है। मैं पूछता हूँ कि यह शिकायत केवल मुझसे ही क्यों, स्वयं से क्यों नहीं? या तुम्हें बुरा लगता है तो लगता रहे। आई नीड स्पेस। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि तुम्हारे पास बैठा ही रहूं। आदित्य के इस तरह के भाषण को सुनने के बाद कविता जोर जोर से चीखने लगी थी। इस तरह की अप्रत्याशित बातों को सुनकर क्रोध में आकर कविता ने भी बड़ी हिम्मत करके आदित्य को जवाब दे दिया था। आप चाहते हैं कि आपकी दया पर मैं इस जीवन को बस केवल जीने भर के लिए जीती रहूं? अपने आत्मसम्मान की बलि देकर मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकूंगी। अपनी मरी हुई आत्मा पर मैं दिखावे का किला नहीं बना सकती।
कितनी आसानी से कह दिया आपने कि आपको स्पेस चाहिए। थोड़ा क्यों, पूरा स्पेस लीजिए। आप चिंता न करें, मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यही सब सोचते सोचते कविता की आंख लग गई। कविता उठो उठो न कहकर मैं जैसे कोई उसे झिंझोड़ रहा था। देखो मैं तुम्हारी अपनी सगुनी। स्वप्नों में विचरण करती हुई कविता नींद से जाग गई। सगुनी बड़े ही प्रेम और अपनेपन से उसके बालों पर हाथ फेर रही थी। दोनों गले लगकर सिसकने लगे। कविता ने देखा कि सगुनी के यौवन में कोई कमी नहीं आई थी। अभी तक उसके शरीर में वैसा ही कसाव था। दूध के समान गोरा रंग तो था ही, उस पर माथे पर लगी गहरे लाल रंग की बड़ी सी बिंदिया और मांग में चौड़ा भरा सिंदूरी इंगुर। उसके इस रूप को देखकर कविता हीन भावना से ग्रसित हो रही थी। सगुनी अपलक कविता को निहार रही थी। फिर वह कविता से पूछने लगी, मेरे जीजाजी नहीं आए क्या? और स्वयं ही जवाब भी देने लगी, शायद व्यस्त होंगे, इतने बड़े अफसर जो ठहरे। इतना कहकर ठहाका मारकर हंसते हुए कहने लगी, ये आदमी की जाति ऐसी ही होती है। शादी होने पर शुरू में तो ये अपनी पत्नी से चिपके रहते हैं और फिर धीरे धीरे स्वयं को व्यस्त बताने लगते हैं। सगुनी की बातें सुनकर कविता को लगा कि शायद इसे हमारी दरकते हुए संबंधों का कुछ एहसास हो गया है। बात को बदलते हुए कविता सगुनी से पूछने लगी, तुमने बताया नहीं कि हमारे जीजाजी कैसे हैं? सगुनी ने तपाक से जवाब दिया, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। सगुनी के सपाट जवाब को सुनकर कविता के मन में अजीबोगरीब हलचल होने लगी। स्वयं को संभालते हुए भी कविता की जुबान से आधे अधूरे शब्द निकल रहे थे जब वह सगुनी से कह रही थी, क्या कहा? अभी भी उनका अपनी भाभी से पहले जैसा ही लगाव है और तू बड़े आराम से मुझे बता रही है। कविता की इस स्थिति को सगुनी भांप गई और सोचने लगी, क्या इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद कविता मुझसे बस यही पूछने आई है? नहीं, कुछ न कुछ दाल में काला तो अवश्य है। कविता की मन स्थिति ठीक नहीं लगती। सगुनी कविता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछने लगी, घर पर सब ठीक तो है? इतना सुनते ही कविता की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सिसकियां भरते हुए कविता अपने आप से पूछने लगी कि क्या मैं सगुनी को सब कुछ बता दूं? बिना कुछ बताए हुए कविता के मन की व्यथा को सगुनी समझ गई थी। कविता को शांत करते हुए सगुनी अपने बारे में सब बताने लग गई। कविता, पहले तो मैं अपना सर्वस्व लुटाती रहती थी उन पर, मगर जब मुझे पता लगा कि इनके संबंध अपनी भाभी के साथ अटूट हैं, तब मेरा दिल चाहा कि इन्हें घसीट कर सबके सामने लाऊं और सच्चाई सबको बता दूं। मगर फिर मैंने सोचा कि उन्हीं के घर में मेरी बात सुनने वाला कौन था। यह सोचकर मैंने चुप रहकर सब सहन करते रहना ही ठीक समझा। मैं रात भर अकेली पड़ी रोती रहती और वह दूसरे कमरे में मौज की छानते रहते। भले ही मेरी तबीयत खराब रहती, मगर वह हमेशा उसी की परवाह करते। न जाने कौन सा काला जादू जानती थी वह। मैं मन ही मन बस घुटती रहती। सगुनी की आप बीती सुनकर कविता सोचने लगी, एक ये है जो चरित्रहीन और लंपट पति के साथ निर्वाह कर रही है, और एक मैं हूँ जो बिना बात के राई का पहाड़ बना रही हूँ। सगुनी कहने लगी कि मेरा मन बार बार मुझसे कहता है कि ऐसे पति के साथ क्यों रह रही है जिससे तेरी परवाह ही नहीं है। इसे छोड़कर अलग क्यों नहीं चली जाती? मगर दुधमुहे बच्चों के बारे में सोचकर दिल पर पत्थर रख लेती। इन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, इन्हें कैसे बांट सकूंगी? बच्चों से तो वह भी प्यार करता है। मेरे भाग्य में जो लिखा था वैसा ही हुआ। मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। सब कुछ सहन करने की शक्ति भगवान ने मुझे दे दी। भाग्य का सहारा लेकर चुप होकर बैठी रही, अपने धर्म का पालन करती रही। सगुनी की बातों को कविता शांत भाव से सुन रही थी। वह सोच रही थी कि कितनी आसानी से सगुनी ने इतने बड़े कष्ट का सामना किया और उतनी ही आसानी से यह सब वह मुझे सुना भी रही है। मानवीय संबंधों के जटिल समीकरण को इसने कितनी आसानी से सुलझा लिया था। सगुनी लगातार बोले जा रही थी। एक समय आया जब झूठी प्रीति उन्हें स्वयं कोई बोझ लगने लगी। शायद अनुभव ने उन्हें सीख दी थी। उसका साथ छोड़कर अचानक मेरे पास आ गए। अब हर काम मुझसे पूछकर ही करते हैं। भगवान ने मेरी कड़ी परीक्षा ली, मगर मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की। उनके पति और पिता होने का अधिकार उनके पास हमेशा बने रहने दिया। संतोष का फल मुझे मिल गया। अपनी आंखों को बंद करके वह भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगी,
बीता हुआ समय वापस तो नहीं लाया जा सकता कविता। बस मुझे इसी बात का संतोष है कि मेरा पति, मेरा सुहाग मुझे वापस मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शगुनी की बातें सुनने के बाद कविता की तार्किक बुद्धि उसे भ्रमित कर रही थी। उसके दिलो दिमाग में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। वह उनका तथ्यपूर्ण समाधान चाहती थी। उत्तेजित होकर वह कहने लगी, बुद्धि और विवेक मानव जीवन के शस्त्र हैं, जबकि धैर्य सबसे बड़ा मिथ्यावादी है जो कभी भी पलटवार करने के लिए प्रेरित नहीं करता। शगुनी कविता को समझाते हुए कहने लगी, यदि तू कुछ सीखना चाहती है तो प्रकृति को अपना आदर्श बना, जिसने बस देना ही जाना है। प्रकृति को पलटवार करते या प्रतिदान मांगते कभी देखा है? विवेक और बुद्धि होने का अर्थ यह नहीं है कि दान कर प्रतिदान मांगने का हम तराजू लेकर बैठ जाएं। हम औरतें हैं, कोई दुकानदार नहीं है। हम जननी हैं। विधाता ने जिसे प्रकृति की प्रतिकृति बनाया है। पुरुष तो पवन के समान स्वभाव से चंचल है। उसे बांध कर रखना औरत पर निर्भर करता है। पवन को काबू में रखने के लिए प्रकृति ने अनेक रूप धारण किए हैं। पहाड़, जंगल, नदियों जैसे प्रकृति के असंख्य रूप हैं जो पवन पर लगाम लगाते रहते हैं। यदि प्रकृति सुचारू गति से अपने काम नहीं करे तो संसार में हाहाकार मच जाए, त्राहि त्राहि होने लगे। कविता अपनी इस अल्प शिक्षित ग्रामीण सखी की पांडित्यपूर्ण बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। वह सोच रही थी कि मेरी समस्त डिग्रियां इसके ज्ञान के समक्ष भौनी हैं। इसकी विवेक बुद्धि के समक्ष मैं एकदम अज्ञानी हूँ। शगुनी ने ज्ञान का अंतिम पाठ पढ़ाते हुए कविता से कहा, चल उठ, इससे पहले कि देर हो जाए, अपने आप को संभाल ले। दोनों सखियां अपने दिल की बातें करते करते एक ऊंचे टीली पर बने मंदिर में पहुंच गईं। वहीं बैठकर इत्मीनान से दोनों ने वह सब बातें की जो सब लोगों के बीच में बैठकर नहीं कर सकती थी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों अपने घर की ओर बढ़ती जा रही थी। उसी वीरान में पथरीले रास्ते पर शगुनी दिल खोलकर अपनी खिलखिलाहट बिखेर रही थी। कविता के दिमाग में शगुनी के कहे शब्द, चल उठ, अपने आप को संभाल, देर न हो जाए, लगातार उसे उचित दिशा प्रदान कर रहे थे। उसकी तंद्रा टूटी और वह स्वयं से कहने लगी, सचमुच मैं शायद अपना सर्वनाश करने जा रही थी। आदित्य को याद करके वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। शगुनी से बातचीत करने के बाद कविता के मन को बहुत शांति मिल रही थी। शगुनी के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, प्रकृति को अपना आदर्श बना। तत्काल ही कविता ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज रात की गाड़ी से ही उसे आदित्य के पास जाना है, कहीं देर ना हो जाए।